दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता रेड अलर्ट का होता है। वो रास्ता इमरजेंसी का होता है। यानी देश की डूबती इकोनॉमी में क्या ऐसी स्थिति आ सकती है जब इस देश के लोगों के सामने अपने पैसों को रखने का कोई रास्ता बचे ही नहीं, तो इस देश की सत्ता इमरजेंसी की तर्ज पर काम करने लग जाए। हालांकि यह शब्द बहुत बड़ा है और भारत के भीतर देश की डूबती इकोनॉमी में कभी भी इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया गया तो वह भारत का सोना जब गिरवी रखा गया, या फिर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी उस समय इस देश की इकोनॉमी जिस गर्त में जा चुकी थी उसको कैसे निकाला जाए, इसके लिए दुनिया भर से कर्ज लेने की स्थिति सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। यह बिल्कुल अलग की परिस्थिति इसलिए बताने की जरूरत आज आन पड़ी है कि इस सरकार के भीतर रईसों की साख, उनका नेटवर्क तो बढ़ रहा है, लेकिन इस देश का आम आदमी, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश में कमाकर खाने वाला व्यक्ति और उसका परिवार, इस देश के भीतर जो भी जमा पूंजी बैंकों में जमा है या उसके साथ कहीं पैसा वो शेयर बाजार में लगाने को तैयार है, तो उसके अपने सामने एक शब्द इमरजेंसी का आकर खड़ा हो चुका है। यह शब्द बड़ा भयावह है। इसलिए भी भयावह है क्योंकि आपकी जमा पूंजी अगर अब आपने बचाकर नहीं रखी तो आप पैसा कहां रखेंगे। इसका जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। सरकार ने बजट पेश किया, मिडिल क्लास के कंधे पर खुद ही सवार होकर उसने तालियां ठोकनी शुरू कर दी और कहने लगी कि मिडिल क्लास के वारे न्यारे हो गए। वही मिडिल क्लास करोड़ों की तादाद में शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, वही मिडिल क्लास बैंकों में जिसका पैसा जमा है, वही मिडिल क्लास जो एफडी या अपने परिवारजनों के पेंशन के आसरे जिंदगी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। संकट उसी के सामने है। संकट इस बात को लेकर भी है कि नए रोजगार की व्यवस्था इस देश में हो नहीं पा रही है। कंपनी दर कंपनी कोई भी जो खास तौर से मिडिल स्तर पर कर्मचारी होते हैं उनका वेतन बढ़ा पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जो सबसे ऊपर 7 से 8% लोग होते हैं किसी भी कंपनी के भीतर और सरकार के भीतर भी, उनकी आय बढ़ सकती है, कॉरपोरेट के भीतर भी उनकी आय बढ़ सकती है। लेकिन इस देश के भीतर जो करोड़ों लोग सीधे मजदूर या वर्कर के तौर पर मौजूद हैं, उनके वेतन को बढ़ा पाने की स्थिति में कोई कंपनी नहीं है। हर का तिमाही रिकॉर्ड बड़ा मुश्किल भरा है। यहां तक कि इस देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी एलआईसी, जिसका शेयर बाजार में नेटवर्थ 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है, उसका भी एक बरस में शेयर लगभग 26% नीचे आ गया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका रास्ता सरकार के पास नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सवाल सिर्फ महंगाई की तुलना में इंटरेस्ट रेट बैंक से जो मिलता है वह भी कम हो चला है और बैंकों में जमा पैसे की अपनी कीमत भी कम हो चली है। इसके समानांतर जिनके पास पैसा है और अगर वो डॉलर की शक्ल में उसको तब्दील करना चाहते हैं तो डॉलर इस दौर में 88 रुपए पार कर गया। पैसा कहां कैसे बचाया जाए या कहां डुबाया जाए, इसके बीच यह सरकार बिल्कुल नहीं खड़ी है। और मुश्किल हालात तो यह है कि पार्लियामेंट के भीतर देश के बजट को लेकर बहस चल रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद कह रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोच लीजिए कि इस देश के भीतर कितने पार्लियामेंट्रीज हैं जिनके रिश्ते इस देश के आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। जनता के मुश्किल हालात इस देश में जिस कैटेगरी में उनको वेतन दिलाते हैं, उस कैटेगरी में मुफ्त की सेवा इस देश के सांसदों को मिलती है। वो हवाई सफर हो, वो रेलवे का सफर हो, वह उनके अपने घरों के भीतर मकान का किराया ना देने की स्थिति हो, या फिर जो भी सुविधाएं उनके मोबाइल फोन पे हो, उनकी अपनी जिंदगी में जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं, उन सुविधाओं की पूर्ति के लिए इस देश में लोग नौकरी खोजते हैं।
और जो पैसा पार्लियामेंट्रीज को मिलता है, इस देश के विधायकों को मिलता है, उसके बाद उनके सामने जो सुविधाओं की पोटली होती है जिसे वो विशेषाधिकार के दायरे में लाकर खड़ा करना चाहता है, वह दरअसल इतनी लंबी चौड़ी होती है कि उसी की कमाई के लिए इस देश का वर्कर काम करता है। और मौजूदा वक्त की परिस्थिति बहुत साफ है कि इस देश में तकरीबन 92% जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसके लिए रोजगार के साधन 2 जून की रोटी के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां पर उसे लगता है कि एक मुश्त वेतन मिल रहा है, वो वेतन बढ़ पाने की स्थिति में नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो मेटा ही क्यों ना हो, अपने तौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां, वहां पर छटनी का दौर शुरू है जो लगातार जारी है। और इन परिस्थितियों के बीच एक झटके में खबर आती है कि आज के दिन शेयर बाजार में जिनका पैसा लगा था, तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए डूब गया। अब आप सोचिए, एक हफ्ते के भीतर, यानी 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में अगर आप खड़े हो जाइएगा, तो जो सेंसेक्स का अंक होता है वह तकरीबन 2000 अंक से ज्यादा नीचे गिरा है। और उसको अगर आप पैसे में तब्दील कर रहे हैं तो फिर मानकर चलिए लगभग 22-23 लाख करोड़ सिर्फ एक हफ्ते के भीतर शेयर बाजार का जो अपना नेटवर्थ था वो कम हो गया। इस देश में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बजट आया, मिडिल क्लास को राहत नहीं। रेपो रेट 5 बरस के बाद 0.25% कम किया गया। इसको ईएमआई के जरिए कोई राहत नहीं मिल पा रही है उस क्लास को जो ईएमआई के जरिए उसके ऊपर बोझ था, क्योंकि इस दौर में बैंकों का अपना इंटरेस्ट रेट, इस देश में महंगाई का दौर, इस दौर में जीएसटी की वसूली और जितनी बड़ी तादाद में टैक्स की वसूली है, यह सिर्फ इनकम टैक्स का जिक्र नहीं है। वो तमाम टैक्स जो सरकार अलग अलग माध्यमों से बटोरती है, दोनों हाथों से बटोरती है, उसके बाद क्या ईएमआई की राहत और वो पैसा जो उसके पास पड़ा हुआ है उसकी क्या बिसात है। एक झटके में भारत की इकोनॉमी अमेरिका पर आश्रित हो गई। अमेरिका ने कल निर्णय लिया कि 25% स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगा रहे हैं। भारत कोई बहुत ज्यादा एल्युमिनियम और स्टील अमेरिका नहीं भेजता है, लेकिन कहते हैं ना कि पूंजी और करेंसी की कोई सीमा नहीं होती। वो अंतर्राष्ट्रीय दरवाजों को देखती है, अंतर्राष्ट्रीय देश के भीतर की लकीरों को नहीं देखती कि सीमा खत्म हो गई तो करेंसी बढ़े या कम हो। एक झटके में वो पूरा शेयर बाजार ढह-ढहाकर गिर गया। और अमेरिका ने तय किया कि जिन आरोपों के तहत गौतम अडानी पर जो आरोप चल रहे थे और जिन कानूनों के तहत चल रहे थे, अब उन कानूनों को ही हम हटा देते हैं। और एक झटके में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने निर्णय लिया कि जिस कानून के तहत दोषी माना गया गौतम अडानी को, वो कानून खत्म कर रहे हैं। यह कानून 1977 में आया था। उस समय की अमेरिकी सरकार यह सोचती थी कि दुनिया के दूसरे देशों में किसी को जाकर घूस दे देना यह अपराध है। मौजूदा वक्त में यह अपराध नहीं है। ट्रंप ने इसको खुले तौर पर जिक्र कर दिया और बता दिया। अगर इसकी बारीकी को आप समझें तो इस रूप में समझें कि मौजूदा वक्त में पैसे से पैसा बनाना और पैसे को किसी देश के भीतर अपने नेटवर्थ के जरिए बढ़ाते चले जाना, यह रईसों का खेल जो है उस पर सरकार साथ खड़ी है। अमेरिका साथ खड़ा है तो भारत क्यों नहीं साथ खड़ा होगा? क्योंकि 2 बड़े निर्णय ऐसे एक झटके में निकल कर आए जिसने इस देश के भीतर नहीं, दुनिया के भीतर कैपिटलिज्म के उस चेहरे को दिखला दिया जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में एक मानवीय चेहरे को लेकर चलता था अपनी डेमोक्रेसी के आसरे। वही एक झटके में गायब हो गया और भारत का बाजार ढह-ढहाकर गिर गया। अगर इसकी और बारीकी को समझें तो पैसा जो लग रहा था 4 तारीख को, उस समय सेंसेक्स 78,583 पर था। आज की तारीख में वो घटकर 76,293 पर हर दिन गिरा है। ऐसा नहीं है कि थम रहा है। 78,583 4 तारीख को, 5 तारीख को 78,271, 6 तारीख को 78,058, 7 तारीख को 77,860, 10 तारीख को 77,311,
आज 11 तारीख को 76,293। ये मैसेज बहुत साफ है। अगर ये परिस्थिति बनती चली गई और जो हालात इस देश की इकोनॉमी के हो चले हैं, क्या ये इकोनॉमिक इमरजेंसी की दिशा में यह देश बढ़ रहा है? और अगर वैसी परिस्थिति आ रही है और लोगों के भीतर यह सवाल बड़ा हो गया कि उनसे जो वसूली की जाती है, टैक्स की वसूली और उसकी पूरी फेरिस्त, जब हमारी टीम बार बार कहती है कि इन बातों का जिक्र तो आपको हर बार कर ही देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी से तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स से लगभग 10,82,000 करोड़ रुपए, सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू जो है उसको अगर जोड़िएगा और उसमें जो भी कस्टम रेवेन्यू सब जोड़ते चले जाइएगा तो एक झटके में ये 42 लाख करोड़ से ज्यादा वो टैक्स वसूली हो जाती है, जो बजट का 90% से ज्यादा बड़ा हिस्सा है। बचा क्या? और अगर बच नहीं पा रहा है तो सरकार कोई उपाय क्यों नहीं कर पा रही है? और अगर इस देश के भीतर की डगमगाती हुई कोर सेक्टर, डगमगाता हुआ बैंकिंग सेक्टर, डगमगाती हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आकर खड़ी हो चली है, तो एक क्षण के लिए समझिए जनवरी के महीने में, सिर्फ जनवरी के महीने में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कहीं से निकाला तो वह बैंक और फाइनेंस से निकाला, 2,882 मिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का निकाला, 1,403 मिलियन डॉलर। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड सर्विस का निकाला, 747 मिलियन डॉलर। उसके बाद ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का निकाला, 672 मिलियन डॉलर। कैपिटल गुड्स का निकाला, 658 मिलियन डॉलर। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में भारत की वाहवाही होती रही थी, ऑयल एंड गैस, उसमें से उन्होंने 182 मिलियन डॉलर निकाला। मेटल और माइनिंग में 275 मिलियन डॉलर निकाला। पावर सेक्टर में 485 मिलियन डॉलर निकाला। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ है कि भारत की अपनी इकोनॉमी का ढांचा जो लगातार बढ़ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को राहत और रियायत जो दी जा रही है, जिसके दायरे में जो हमने आपसे जिक्र किया कि अमेरिका के भीतर 50 साल पुराना एफसीपीए यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट निलंबित कर दिया गया, जिसके तहत कहा जाता था कि विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अपराध था। अब वो नहीं है। फैसला मोदी के 48 घंटे पहले अमेरिका पहुंचने से पहले आया है। अडानी को राहत मिली है और शेयर बाजार में आज सारे शेयर डूब रहे थे। अडानी इंटरप्राइजेज 1.33% के ऊपर था, 30% शेयर उसका बढ़ गया। यानी करेंसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खेल में भारत को एक कैपिटलिस्ट स्टेट के तौर पर अब आपको देखना होगा और इस देश को एक पुअर स्टेट के तौर पर यहां के लोगों को जिंदगी जीनी होगी। तो एक तरफ कैपिटलिस्ट का एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ पुअर स्टेट का एस्पेक्ट है। उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी के नियम कायदे होंगे। इस देश की वित्त मंत्री की मौजूदगी किस रूप में, यह अपने आप में सवाल है। आरबीआई के गवर्नर की क्या भूमिका है, जबकि महंगाई तो दूर की बात है, रुपए को कैसे सहेजा जाए, किया जाए, यह भी पता नहीं चल पा रहा। इस दौर में चुटकुला चल पड़ा है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट भी हिंदुस्तान में होना पसंद है। और हिंदुस्तान में भी क्रिकेट इसलिए होना पसंद है क्योंकि शुरुआत में टॉस पसंद है, क्योंकि टॉस में जब रुपया उछाला जाता है तो उनको लगता है कि देखिए करेंसी हमारी आसमान पे चली गई। बस यह स्थिति आ गई क्या? और इस रास्ते क्या वाकई आरबीआई की कोई भूमिका नहीं? इस देश के भीतर के इंस्टीट्यूशंस जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, उसमें एक क्षण के लिए आप शेयर बाजार में अगर घुसना चाहते हैं तो यह भी जान लीजिए, सेबी जो नियामक संस्था है उसने इस दौर में कोई पहल नहीं की। एलआईसी एक वक्त में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा उसका नेटवर्थ था, आज वो 5,28,000 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है। यानी एक ऐसी स्थिति में आकर चीजें आकर चलने लगी जिसमें जो कल शेयर बाजार था वो 417 लाख करोड़ का था, आज शेयर बाजार 408 लाख करोड़ का है। कल से पहले एक हफ्ते पहले शेयर बाजार 425 लाख करोड़ से ज्यादा 430 लाख करोड़ का था। यानी इस तेजी के साथ अगर इस देश की साख वह भी आर्थिक तौर पर डामाडोल है, तो एक क्षण के लिए यह भी समझिए कि दरअसल जिस 25% टैरिफ को लेकर पूरे शेयर बाजार के भीतर हंगामा मचाया गया, उसका सच तो यह भी है कि भारत कोई बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के भीतर स्टील और एल्युमिनियम नहीं बेचता है।
कनाडा भेजता है, मैक्सिको भेजता है, ब्राजील भेजता है, दक्षिण कोरिया भेजता है, जापान भेजता है। ये सारे लोग मैक्सिमम भेजते हैं। सबसे ज्यादा कनाडा और मैक्सिको पर सीधा असर पड़ा। यूएई भी भेजता है, चाइना भी भेजता है, कोरिया भी, बहरीन भी, अर्जेंटीना भी। उसके बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन करेंसी की जो रूपरेखा है, डॉलर का जो प्रभाव है और भारत के भीतर कॉरपोरेट की भागीदारी जो बिना देश में रोजगार पैदा करने वाली है, और उस कॉरपोरेट का नेटवर्थ का बढ़ते चले जाना है, और उस नेटवर्थ को भारत की इकोनॉमी से जोड़कर इसको बताना है कि भारत की इकोनॉमी अब दुनिया में तीसरे नंबर पर बहुत जल्द हो जाएगी, तो फिर इसमें मान लीजिए कि भागीदारी इस देश के आम लोगों की कहीं नहीं है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के भीतर अगर नौकरियां चली गई, प्राइवेट सेक्टर के भीतर नौकरियां चली गई और अब उनके वेतन को बढ़ाने की स्थिति में नहीं, नौकरियों को लेकर 10 बरस में अगर लगभग 26 से 28% नौकरियां कम होती चली गई, यानी मिलना तो दूर की बात, जो थी उसमें भी माइनस में चीजें आती चली गई, और जो कमाई का रेशियो था जिसमें हर बरस वेतन बढ़ता था, वो अगर एक झटके में बीते 5 वर्षों में 8% कम हो गया औसतन, तो फिर यह सवाल तो होगा कि अपनी जमा पूंजी बचा के रखें तो कैसे रखें और किधर रखें। और यह हालात क्या धीरे धीरे उस इकोनॉमिक इमरजेंसी की दिशा में जा रहे हैं। उस मार्केट इकोनॉमी के लिए इमरजेंसी शब्द आ रहा है जिसके बाद कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्योंकि इस देश के भीतर एक आंकड़ा यह भी कहता है, तकरीबन 70 से 80 लाख लोगों का रोजगार शेयर बाजार में जो पैसा लगाते हैं, उनको कहां कैसे पैसा लगाना है यह बताने और पैसा लगाने के बीच यह रोजगार 70 से 80 लाख लोगों का है, जो एक झटके में धराशायी हो रहा है। क्योंकि मार्केट धराशायी हो रहा है, वहां के मैनिपुलेशंस को रोक पाने में असफल हो गए। इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया नहीं गया। महंगाई पर नकेल कसने के लिए आरबीआई फेल हो गया। ईएमआई का बढ़ना और बैंकों में जमा इंटरेस्ट रेट का महंगाई दर से कम होना, इसने इकोनॉमी के भीतर आपकी अपनी संपत्ति का आकलन कम कर दिया। और धीरे धीरे जो टैक्स का जो पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया, उसमें ना तो आप इस दौर में मकान खरीद सकते हैं, ना इस दौर में पैसे को इन्वेस्टमेंट आप कहीं ऐसे कर सकते हैं जो पहले करते थे। एक नई परिस्थिति, नई इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी के नाम की परिस्थितियों के साथ सरकार ने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी जहां पर कह रही है देखिए हम डिजिटल हो गए, लेकिन उस डिजिटल के दायरे में इकोनॉमी गायब हो गई और उसका रास्ता किसी के पास बच नहीं पा रहा है। और जब हम आपसे यह कह रहे थे कि एलआईसी का शेयर एक बरस में 26% गिरा, तो एक क्षण के लिए यह भी समझ लीजिए कि लगभग 5.16 लाख करोड़ जो उसका मार्केट कैप है, वो तकरीबन कोविड के बाद 7.5 लाख करोड़ हुआ करता था। स्थिति कितनी पॉलिटिकली भी नाजुक हो गई। हमें लगता है बार बार सरकार जो डबल इंजन की सरकार होने का जिक्र करती है, इकोनॉमिक मेस कैसे इस देश में फैलाया गया। सबसे रईस राज्यों में शुमारी होती है महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी ने बड़ी ताकत के साथ सीटें हासिल की है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो बड़े बुजुर्गों के लिए थी वह थम गई है। पैसा नहीं है, जो शिव योजना थाली थी जो गरीबों के लिए थी, जिसमें चपाती, चावल, दाल, सब्जी होती थी, वह दे पाने की स्थिति में नहीं है। त्योहारों के मौके पर अन्नदाता सिद्धा, जिसमें चीनी रहे, तेल रहे, चना दाल रहे, सूजी रहे, फेस्टिवल के वक्त बांटा जाए, वह भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। अलग अलग हिस्सों में अगर आप चलते चले जाइएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल आए, नौकरियां दे नहीं रहे तो क्या नौकरियों से निकाल रहे हैं। हमें लगता है इसके लिए तो आपको छत्तीसगढ़ देख लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो बीएड के जो सहायक शिक्षक थे, 1-1.5 बरस नौकरी की, उसके बाद सभी सड़क पर। कोई पकौड़े की दुकान खोले हुए है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई ईंटा उठा रहा है, कोई कहीं गड्ढा कर रहा है, कोई मनरेगा से जुड़ गया और शासकीय सेवा को एक झटके में वहां से सबको निकाल दिया गया। सभी आंदोलन कर रहे हैं। इस दौर में अगर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में छात्रों का आंदोलन आपको लगेगा थम सा गया है, लेकिन उनके भीतर का गुस्सा उफान पर है, वो रास्ता नहीं टटोल पा रहा है।
क्योंकि इस देश के भीतर में कोई वैकल्पिक इकोनॉमी की लड़ाई या वैकल्पिक इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक त्रासदी को लेकर आप एक खबर न्यूज चैनलों में नहीं देखेंगे। तो सवाल ही नहीं है सरकार से तो जवाब मांगे कौन, और जब सवाल ही नहीं है सरकार से तो उन सवालों को लेकर आपके भीतर जो भी मुश्किल हालात हो उन सवालों को उठाएगा कौन, और कोई उठाएगा नहीं तो आप अपने अपने दायरे में सिमट के रह जाएंगे। यह परिस्थिति पहली बार इस देश के भीतर में उस इकोनॉमी के आश्रय आ गई जो कि चकाचौंध में समाई हुई थी, जिसके आश्रय ही भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी होना और विकसित भारत होना है। लेकिन इस दौर में वो तबका पूरी तरीके से गायब है। क्यों? इस देश के टॉप 100 कॉरपोरेट का नेटवर्थ बीते 5 वर्षों में जितना बढ़ा है, उतने बढ़े हुए नेटवर्थ को अगर आप इस देश के भीतर सिर्फ 25,000 की नौकरी एक झटके में देना चाहें तो आपको जानकर हैरत होगी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक झटके में 25,000 प्रति माह की नौकरी उस बढ़े हुए नेटवर्थ से, जिस नेटवर्थ ने कैसे पैसा बढ़ाया और उसका कोई योगदान भारत के समाज के भीतर लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप अचंभे में आ जाएंगे यह कैसी इकोनॉमी है जिसका वास्ता इस देश में आम जनता लोगों से है ही नहीं। यकीनी तौर पर यह एक परिस्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है। और ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मैसेज बहुत साफ जो अमेरिका से निकल कर आया कि उसके हर बड़े ऐलान का असर दुनिया के भीतर उस व्यापार समूह पर पड़ेगा जो व्यापार समूह पैसा बना रहा था। यानी भारत से जो एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहे हैं उनकी घिघी बंधी हुई है कि 48 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या लेकर आएंगे, उस बातचीत से हमारे अनुकूल कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक झटके में भारत की लगभग 13-14 कंपनियां हैं जो स्टील और एल्युमिनियम, कम बड़ी तादाद में सही, लेकिन एक सच तो है कि लगभग 11-12% जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसका 11-12% स्टील और एल्युमिनियम भी है। उसको भेजने वाले जो 12-13 कंपनियां हैं उनकी तो घिघी बंद गई कि अब उनके लिए मुश्किल हालात हो गए। और वो बड़े पैसे वाले लोग हैं जो एलायंस से जुड़ी हुई बड़े बड़े कंपनियां हैं, नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन ये सभी पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। यानी हमारी पूरी इकोनॉमी का वो सच दुनिया की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के निर्णय पर जाकर टिक गया और भारत के भीतर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं और यहां पर करेंसी कमजोर होते चली जाना और उसके बीच कोई रास्ता अपने पैसे को बढ़ाने की दिशा में ना ले आ पाना। तो फिर सचेत रहिए अपनी ही जमा पूंजी को लेकर, क्योंकि जो बात निकल कर आई वो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर के भीतर में यह मैसेज बहुत साफ गया कि अब अमेरिका अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए हर उस रास्ते को अख्तियार करने को तैयार है जहां गलत सही कुछ नहीं होता है। और गलत सही हमेशा बड़े रईसों के लिए होता है, कॉरपोरेट के लिए होता है। उनको उससे मुक्ति दे दी गई क्योंकि याद कीजिएगा कि न्यूयॉर्क की अदालत में कहा गया था 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की तैयारी में थे, यानी 2110 करोड़ रुपए, और 20 साल में यह तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की कमाई होती, यानी लगभग 16,881 करोड़ रुपए। एक नई परिस्थिति में दुनिया आकर खड़ी हो गई जो पैसे वालों के लिए चल रही है और भारत के भीतर भी एक अमेरिका बनकर तैयार होकर खड़ा हो गया। इस अमेरिका के भीतर आने वाले तबके हो सकते हैं 100 नहीं 500 कॉरपोरेट हो, 500 रईस हो, लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि इस देश के बैंकों से जो जनता का पैसा बैंकों में जमा था वो पैसा लेकर फुर्र होने वाले की तादाद भी सैकड़ों में है और यह लिस्ट सरकार के पास है। लेकिन उस पैसे को चुकाने के लिए सरकार बैंकों से कहती है हम आपको पैसा दे रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर दीजिए, किताब को सही रखिए, आने वाले वक्त में जब आपको बेचा जाएगा, बैंकों को जो प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा तो दिखाया जाएगा नहीं नहीं कोई कर्ज किसी ने नहीं लिया है। इकोनॉमी का ये अनोखा चेहरा मौजूदा वक्त की एक ऐसी हकीकत है जिसको लेकर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। पूरी मीडिया ने इस पे खामोशी बरती हुई है, पूरी पार्लियामेंट ने खामोशी बरती हुई है। इस देश के भीतर में उस इकोनॉमी को संभालने और बनाने की दिशा में कैसे काम
होना चाहिए, इस पर आपको बजट में कुछ सुनाई नहीं देगा, वित्त मंत्री सुनाई नहीं देगा। इस देश के बड़े इंस्टीट्यूशन जिससे फिक्की आप कह सकते हैं जुड़ा हुआ है, या कोई भी ऐसी बड़ी संस्थान जिसमें इस देश के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको खामोशी दिखाई देगी। उसकी भी दो ही वजह है। आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कल उनके यहां ईडी हो, और आवाज उठाएंगे तो हो सकता है उनको कल से कोई काम ना मिले। दोनों परिस्थिति है। तो क्या पहली बार डर भय की परिस्थितियों के साथ इस देश की इकोनॉमिक इमरजेंसी के हालात धीरे धीरे खड़े हो चुके हैं? शायद हां, और शायद नहीं इसलिए क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। सरकार ठसक के साथ कहती है 140 करोड़ लोगों का देश हम ही हैं जो फ्री में अनाज सबको दे रहे हैं। इसके बाद बातें थम जाती है, रुक जाती है। आप खुद कहां खड़े होंगे ये खुद ही सोचिए, लेकिन जमा पूंजी बचा कर रखिए। कैसे, यह भी उपाय आप ही को खोजना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।